जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और अप्रैल की 27 डेट है, 27 है या 28 है? आज 28 है। तो आज का लेक्चर जो है ये कंटिन्यूएशन है जो हमारा कल का लेक्चर था, जो हम यस्टरडे हम पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन का। जो टॉपिक है मेजर टॉपिक इन्फ्लेशन का, उसे पढ़ रहे थे। तो इन्फ्लेशन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, लिहाजा वो जो लेक्चर नंबर 5 था उसका एक हिस्सा लेक्चर नंबर 6 बन गया है। तो आज मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि लेक्चर नंबर 6 है। तो हम बात कल कर रहे थे कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, चैलेंज है। और इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो जनरल प्राइस लेवल है, जो जनरल प्राइस लेवल है यानी इंडेक्स है मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की प्राइसेस का। मैंने बताया था कि ये इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है। इन्फ्लेशन के मुख्तलिफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो इंडिकेटर्स हैं वो मौजूद हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं आम बोलचाल में वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही होता है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए दो यानी इन्फ्लेशन की दो टाइप्स बनती हैं। एक बनती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी का नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो काज कर रही होती है ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड, ये हमने कल पढ़ा था। और इसमें एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स थे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जो जो सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट के साथ, ये चारों वेरिएबल एग्रीगेट डिमांड को कम या ज़्यादा कर रहे थे, जिस वजह से मुल्क में इन्फ्लेशन पैदा हो रहा है और अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट जो प्राइस लेवल बढ़ता है। अब ये थी एक टाइप। आज जो हमने पढ़ना है इट इज़ अबाउट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कीमतों में जो जनरल प्राइस लेवल में इजाफा है, इसकी एक वजह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बनती है। यानी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने पे जो लागत आती है इसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी जनरल प्राइस लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अभी हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। In case of cost push inflation, price level increases and at the same time output level falls. ये डबल एज रेजर की तरह ये काम करता है कि इसके दो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होते हैं इकोनॉमी के ऊपर। एक तो कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता चला जा रहा है और उसके साथ ही जो आउटपुट है उसमें कमी आ रही है। आउटपुट में कमी आने का मतलब है, आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आती है। मैंने पहले दिन बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हुए जहां आउटपुट है उसको वाई से इंडिकेट करते हैं, तो वाई ही इंडिकेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट को। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट्स। तो जब आउटपुट फॉल कर रही है तो इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल करने का मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो एक तरफ महंगाई और एक तरफ बेरोजगारी, ये अगर ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ ही रूनुमा होनी शुरू हो जाए तो उस इन्फ्लेशन की टाइप का नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो आगे क्या लिखा है? व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीजेस एंड द आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीजेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इसको स्टैगफ्लेशन भी कहा जा सकता है। स्टैगफ्लेशन भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की एक बिगड़ी हुई शक्ल का नाम है। बुनियादी आइडिया उसमें भी यही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी साथ पैरेलल बढ़ेगी। तो आगे देखें क्या है कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के होने की वजूहात क्या हैं? व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, एग्रीगेट सप्लाई कर शिफ्ट्स टू लेफ्ट साइड। ये बड़ी अब एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में एग्रीगेट सप्लाई कर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई कर की शक्ल कैसी होती है? मैं यहाँ अभी आपको उस पे लेके चलता हूँ, एक अलहदा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये मेरी स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी, यहाँ मैं ऊपर चेंज करता हूँ कि आज लेक्चर नंबर 6 है। डेट भी आज चेंज कर देते हैं, 28। अब आपने
थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कोई वर्ड के जो टूल्स हैं वो यूज़ कर लूँ। देखो ये मैंने ड्रा किया है एक्स एक्सिस, इसी तरह मैं ड्रा करता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैंने ड्रा कर लिया है। अब इसके बाद अब हम ड्रा करते हैं एग्रीगेट जो सप्लाई कर्व है। ये मैंने बताया कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस तरह इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद ये इसका फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचने के बाद इसका जो पोर्शन है वो बन गया वर्टिकल। तो ये अब आप देख रहे हो कि ये जो सामने मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। और इसकी अगर लेबलिंग आप करना चाहो तो यहाँ से मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इसका जो बॉर्डर है उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। और इसी को हम यहाँ लेबल करते हैं कि ये क्या है, इस एक्सिस के ऊपर है आउटपुट लेवल या एम्प्लॉयमेंट लेवल। और ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम मेजर कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, यानी जनरल प्राइस लेवल को। तो इस वक्त डायग्राम जो है ये सारी यूं लेबल हो चुकी हुई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब बनाना है, हमने ड्रॉ करना है एग्रीगेट डिमांड कर। ये एग्रीगेट डिमांड है। और ये जो आपके सामने अब डायग्राम बनी हुई है ये एक बेसिक डायग्राम है, इसको मज़ीद थोड़ा सा रेडी कर दूं मैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये इस वक्त प्राइस लेवल है और ये आउटपुट लेवल है। और ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये E1 ई को हमने उसके सबस्क्रिप्ट में कर दिया, ई के साथ छोटा सा 1 लिखा हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इब्तदाई इक्विलिब्रियम पोजीशन है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्विलिब्रियम से पैदा होने वाली। तो ये यहाँ पे अब अगर आप ये भी देखना चाहो कि इसको भी हम लिख लेते हैं 2 मिनट में ताकि पूरी डायग्राम मुकम्मल हो जाए। क्योंकि आज मैं ये तरह तफसील से इसलिए काम करवा रहा हूँ कि आज ये एजेंडा टॉपिक जो है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पास ये टाइम है कि मैं ये डायग्राम यहाँ अब बना सकूँ ताकि आपको जो वाइट बोर्ड की जो कमी है वो किसी हद तक पूरी हो सके। ये इसके साथ मैंने लिखा, ये देखो छोटा सा ये एफ लिखा, एफ लिखने के बाद इसको सबस्क्रिप्ट में कर दिया ताकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट को इंडिकेट करे। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इधर से प्राइस लेवल को भी मैं लिख देता हूँ।
इस P के साथ भी मैंने लिख दिया 1। P1 इंडिकेट करेगा कि ये इब्तदाई जो है ये प्राइस लेवल है। तो ये है इब्तदाई डायग्राम। इसको चाहो तो आप एग्रीगेट वो बना दो, इस डायग्राम को ही चाहो तो कन्वर्ट कर दो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए, और इसी को चाहो तो कन्वर्ट कर दो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए। ये मैंने इसलिए ड्रा कर दिया कि कल का जो कल की डायग्राम थी वो भी जिन लोगों को समझ नहीं आई वो यहाँ से समझ लें कि डायग्राम बनने का जो तरतीब है वो क्या है। तो ये अब चाहो तो डिमांड पुल की डायग्राम बना लो, चाहो तो कॉस्ट पुश की बना लो। तो हमारा क्योंकि आज का टॉपिक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की डायग्राम बनाएंगे। तो अब देखो, मैंने ये कहा है वहां से जब मैं देख रहा था उस स्क्रीन को, तो वहां से वो दिखाता हूं मैं आपको अभी दोबारा। तो वहां एक लाइन आई थी कि व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है ये लेफ्ट साइड की जानिब जो है शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो, इसको हम कर देते हैं लेफ्ट साइड की जानिब शिफ्ट। ठीक है, ये कर्व जो है ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। इसकी जो लेंथ है उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। नहीं, ये इसकी रोटेशन, एक सेकेंड। चलो इसको यूं ही कर देते हैं कि अब आप देख रहे हो कि ये एक दूसरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन गया। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये 1 था, ये दूसरे का हमने 2 कह दिया। इसको इस कर्व को मैंने रेड कलर के साथ शो कर दिया ताकि एक अलहदा इंडिकेशन हो सके रेड कलर के साथ। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व में लेफ्ट की जानिब शिफ्ट आ गया। कर्व के अंदर शिफ्ट आने की वजह क्या होती है कि अगर शिफ्ट किसी कर्व में तब आता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज ना आए बल्कि अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ वेरिएबल चेंज हों। ये देखो, जब आपने कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ डिमांड जब आपने कभी पढ़ा था तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन डिमांड के अंदर और इंक्रीज डिक्रीज डिमांड के अंदर। तो जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, तलब का फैलना सिकुड़ना जो है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉज्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस। तो उसमें कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं होता। तो जो होता है इंक्रीज या डिक्रीज डिमांड के अंदर उसमें जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये शिफ्ट हो गया है क्योंकि प्राइस के अलावा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें चेंजेस आई हैं जिस वजह से ये कर्व जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो अब जो नया इक्विलिब्रियम है वो आप कहाँ देख रहे हैं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है अब यहाँ नहीं रहा बल्कि क्योंकि इसके ऊपर ना ये इसके कंट्रोल्स आए हुए हैं वो नीचे। एक मिनट, ये क्या है, ये देखो अब ठीक हो गया। ये आ गया दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अब हम शो करते हैं कि क्या हुआ डायग्राम में।
ये देखो, ये आउटपुट में कमी आई। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि फुल एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट कम होके Y1 पे आ गई। एम्प्लॉयमेंट में कमी आने का मतलब क्या है? बेरोजगारी पैदा हुई। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, YF के ऊपर फुल एम्प्लॉयमेंट है, तमाम लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो ये जो पॉइंट है Y1 ये शो कर रहा है कि इकोनॉमी हैज फॉलन या इकोनॉमी हैज स्क्वीज्ड बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल में कमी आ गई, Y1 एम्प्लॉयमेंट लेवल शिफ्ट हो गया। ये जो यहाँ से बैकवर्ड ये जो शिफ्टिंग आई है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इसे कहते हैं बेरोजगारी, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। और इसके साथ दूसरा साइमल्टेनियस इफेक्ट क्या हुआ है? दूसरा इफेक्ट ये हो रहा है कि इस कर्व को मैं यहाँ से उठाता हूँ, प्राइस के कर्व को। आप देख रहे हो आपके प्राइस जो है ये प्राइस में इजाफा हो गया है। ये जो प्राइस में इजाफा हुआ है इसको मैं यहाँ P2 इंडिकेट कर रहा हूँ। एक मिनट। ठीक है, अब आप डायग्राम्स को देख रहे हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा इसकी लेंथ है बढ़ा के इसको जोड़ देते हैं यहाँ। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की डायग्राम बाय ऑल मींस ये तक कंप्लीट हो गई है। इसमें अब आप देख रहे हो कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया बैकवर्ड, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बैकवर्ड तो शिफ्ट हुआ, लेकिन जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की कैपेसिटी है इकोनॉमी की उसमें नहीं कोई तब्दीली आई। यानी एग्रीगेट सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन आगे जहां एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल हो रहा है वो पॉइंट सेम रहेंगे। जो वर्टिकल होने की पोजीशन है, चाहे कितने ही एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन जाए, वो सेम रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो एग्रीगेट सप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, जिस वजह से एग्रीगेट डिमांड के साथ नया इक्विलिब्रियम बना E1 पॉइंट, E2 पॉइंट से कह देते हैं। ये हमने इसको चेंज नहीं किया, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको मैंने कह दिया E2। तो E1 से E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे शिफ्ट हो गई इकोनॉमी। अब E2 पॉइंट पे हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट लेवल में कमी आई, जिसका मतलब हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, और अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। P1 से P2 प्राइस बढ़ जाने का नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये जो डायग्राम थी ये इसका हिस्सा थी इस टॉपिक में। अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ मेरी डायग्राम बनी हुई है और वहीं से आगे दोबारा शुरू करते हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अब आपके सामने स्क्रीन आ गई है। कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, पहली लाइन क्या लिखी हुई है? व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। किन वजूहात की बना पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती है? नंबर एक, लेबर डिमांड हायर वेजेस, लेबर ज़्यादा डिमांड कर लेती है, वेजेस उनकी बढ़ाई जाएं ड्यू टू सो मैनी रीजंस। तो अगर ऑलरेडी मुल्क में इन्फ्लेशन चल रहा है तो उसका जो काउंटर इफेक्ट है वो ये भी होगा कि लेबर ज़्यादा वेजेस मांगेगी। फिर इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है मुख्तलिफ चीज़ों का, पेट्रोल है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेपर है, कॉटन है, अगर ये तमाम मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इंक्रीज इन यूटिलिटी चार्जेस, बिजली पानी गैस के बिल आपको पता है बेतहाशा साल में कई कई दफ़ा बढ़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी कहलाती हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही होती हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट है। इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जब टैक्सेस में इजाफा कर रही होती है तो वो भी बोझ जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड हो रहा होता है। तो ये वजूहात थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की, और यही वजूहात थी एग्रीगेट सप्लाई कर्व के लेफ्ट की जानिब शिफ्ट होने की। अब आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है जो हमने वहाँ ड्रा की है, इसमें मजीद कोई समझाने वाली चीज़ नहीं रह गई। प्राइसेस के अंदर के जो आप देख रहे हैं, जो शेडेड एरिया मैंने शो किया है यहाँ पे, ये कहलाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और ये एम्प्लॉयमेंट में जो कमी आ रही है ये कहला रही है अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है, ये थी इन्फ्लेशन की दो टाइप्स।
इन्फ्लेशन की दो टाइप्स को डिस्कस करने के बाद अब लास्ट इसका पार्ट रह गया हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, अगर वो सियासी गवर्नमेंट है तो उनके लिए चैलेंज होता है क्योंकि उनकी सियासी साख मुतासर हो रही होती है। अगर सियासी गवर्नमेंट नहीं है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक है, दो पॉलिसीज़ यूज़ होती हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। एक है फिस्कल पॉलिसी, दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। तो दोनों अदारे अलग-अलग हैं। सेंट्रल बैंक की अपनी एक ऑटोनॉमी है, अपनी एक खुद मुख्तारियत है। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इसके दो टूल्स हैं, जी एंड टी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। तो अगर तो मुल्क में इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, और इन्फ्लेशन किस चीज़ का नाम है? इन्फ्लेशन नाम है एक डिसइक्विलिब्रियम का। वो डिसइक्विलिब्रियम क्या है कि एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर गई है एग्रीगेट सप्लाई से। तो अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ गई है तो ये एक जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया है। इसको दोबारा इक्विलिब्रियम में रिस्टोर हम कैसे कर सकते हैं कि अगर क्या हम एग्रीगेट डिमांड में कमी करें। तो कमी करने के लिए अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कमी कर दें जो कि कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, या टैक्सेस में इजाफा कर दें, टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाए, लोगों की कंजम्पशन को कर्टेल कर दिया जाए ताकि लोग कम चीज़ों को डिमांड कर सकें, तो इसे कहेंगे, इस फिस्कल पॉलिसी का नाम, ऐसी फिस्कल पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कमी कर दी जाती है और टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाता है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। उर्दू आसान ज़बान में कहते हैं टाइट फिस्कल पॉलिसी, लेकिन टाइट या लूज कोई अच्छी इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें, और ऑब्जेक्टिव है एग्रीगेट डिमांड को कम करना। दूसरी चीज़ है, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में जो टूल है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज गवर्न थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक सिंगल टूल है उसका, इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट में जो मैनिपुलेशन है उसके ज़रिए मॉनेटरी पॉलिसी चलती है। और अगर मुल्क में देखो ऑलरेडी महंगाई है तो सेंट्रल बैंक का मकसद क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड में कमी करना। एग्रीगेट डिमांड में कमी कैसे होगी? अगर वो इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दे। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट में इजाफा करेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, नंबर एक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने पढ़े थे मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस जो थे, मुख्तलिफ वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप था। इन्वेस्टमेंट जब फंक्शन बनती थी इंटरेस्ट रेट का, तो हम देख रहे थे कि इनके दरमियान नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड में जो है वो कमी मुमकिन होगी, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना है इन्फ्लेशन के अंदर, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये था जो हमारा टॉपिक था, ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। इसको अब आपने पढ़ लेना है, तैयार कर लेना, नोट्स तैयार कर लेनी है। कोई बुक का रेफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा, बुक से भी अगर है कोई तो बुक से भी रीडिंग थोड़ी बहुत कर लिया करें। ठीक है, ये लेक्चर जो था आज का हमारा कंप्लीट हो गया अभी, लेकिन टाइम नहीं अभी ख़त्म हुआ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ ताकि फ़ाइल का साइज़ ज़रा कम रहे।